तो बच्चों आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.3। एंड आज के लेसन में आई एम सॉरी, आई हैव सम बैड थ्रोट। सो आज के लेसन में बच्चों विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। और हम ये देखते हैं कि जो भी चीजें हमने सीखी हैं अभी तक, क्या सिर्फ उन बातों की उन बातों की मदद से हम ये सारी चीजें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो लेट्स लुक टू क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो आप आसानी से कर लोगे और ये सही भी है कि एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, ऐसा क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है। अच्छी बात है, मुझे भी लगता है कि ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए, किसी भी मेथड से करो यार, आपको मुझे सॉल्व करने से मतलब। तो ये देखो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, फिर इनमें एलिमिनेशन कर लो या सब्स्टिट्यूशन कर लो, है ना। तो मुझे लगता है कि आप ये सारे क्वेश्चंस सारे आसान हैं बच्चों, सारे क्वेश्चंस आप नाप पाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, ये देखो, ये जैसे 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 लिखा हुआ है, तो इस तरीके का क्वेश्चन में बेहतर ये है कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल 9x लिखा हुआ है इक्वल टू 2y प्लस 7। यस, इक्वेशन नंबर 1 में जो कि ये इक्वेशन है, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर में 3x चाहिए, यहां पे कितना दिया हुआ है 9x। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, 3 इंटू 3x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो यहां से 3x की वैल्यू क्या निकल गई, 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3। तो देख रहे हो, सीधा यहां से मुझे 3x मिल गया। अब इसी 3x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जस्ट मैं बता रहा था कि ये भी एक तरीका हो सकता है ना, कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आप इसको 9x बनाओगे फिर इसको माइनस करोगे। इसके अलावा ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि इसी 3x को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या हो जाता, -9x प्लस कितना से किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया ना -3 से, तो 15y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है 9x, 2y को इस साइड लेके आते हैं, -2y -7 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया जाए, देखो ये दोनों कट गया, 15 में से 2 चला गया 13y, 12 में से 7 चला गया 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू आ गया -5 डिवाइड बाई 13। अगर ये तरीका भी अपनाते, 3x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो भी यही आंसर आता। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन से तरीका अपनाने से सहूलियत हो रही है। मुझे जनरली जो समझ में आता है कि एलिमिनेशन वाले से ज्यादा सहूलियत होती है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। ठीक है, बाकी आपके चॉइस के ऊपर बच्चों। जैसे इसमें मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एलिमिनेट हो गया, तो वो बात है। तो इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 तो बन ही जाएंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। या कोई भी मेथड, एलिमिनेशन तो तुम भूल ही जाओ, कोई भी मेथड से आप बना लो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अच्छा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो
न्यूमरेटर में ऐड कर दिया जाए, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर DOM लिख देता हूं, उसमें से 1 घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन 1 बन जाता है। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को छोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में क्या है, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस बिकम्स हाफ, ऐड टू डिनोमिनेटर कितना 1, 1 ऐड करने से ये हाफ हो जाता है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो देखो आप जनरली जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे ही सॉल्व किया करो, एक तरफ क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखो ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं बच्चों, ये आप लोग कैसे भी लिख सकते थे, न्यूमरेटर +1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर -1, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन कोशिश करो कि जितना शॉर्ट तरीके से लिख सके, और उस शॉर्ट तरीके से आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है तो मुझे समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में 1 घटा देने पे 1 आ जाता है, न्यूमरेटर को वैसे छोड़ दो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो हाफ हो जाता है। तो ये मुझे खुद समझ में आ रहा है और ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिखा है ताकि मैं क्वेश्चन को बार बार ना पढूं। तो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया शॉर्टकट तरीके से, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब मैं देखूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन ने ये पूछा कि मुझे बताओ कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो मुझे तो नहीं पता है कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू, अब कोई भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब पता है ना, जैसे 5/7 ये फ्रैक्शन है, 1/3 ये फ्रैक्शन है, 1 डिवाइडेड बाई 1 ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 5.2 डिवाइडेड बाई 9 ये फ्रैक्शन है। तो कुछ न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन में और कुछ डिनोमिनेटर होता है, ओके। तो जब मुझे नहीं पता है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसी को मान लिया जाए क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y, मैं मान लेता हूं कि कोई ऐसा फ्रैक्शन होगा, ठीक है जी। अब अगर ऐसा फ्रैक्शन होता है तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया जाए, तो न्यूमरेटर क्या है, x है, तो मैं करूंगा x में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए तो y -1, ये क्या बन जाता है 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब तुम देख रहे हो शॉर्टकट लिखने का फायदा, मुझे बार बार क्वेश्चन को देखना ही नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है कि क्या करना है, ओके। फिर क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर को वैसे छोड़ दो, तो न्यूमरेटर में क्या है, x है, तो मैं लिखूंगा x डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, तो डिनोमिनेटर क्या है y, उसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो ये हाफ हो जाता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं, सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज का एक रीजन है, आपको बताता हूं। y -1 इधर लेके गए तो 1 इंटू वाई -1 यहां पे लिख दो, y -1 और ये वाला मिटा दो। फिर क्या किया जाए, इसको इधर लेके जाए, इसको ऐसा करते हैं, x -y इक्वल टू -1 पहले से था, 1 को इधर लेके आया -2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। कुछ नहीं, इसी इक्वेशन को मैंने बेहतर तरीके से कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट इक्वेशन नंबर 2, इसको भी थोड़ा अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो 2 को इधर ले गए, y + 1 को पूरा इधर लेकर के आए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 2x लिख दो, 2x इक्वल टू y + 1, y + 1 और ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब इस y को इधर लेके जाओ, तो 2x - y इक्वल टू 1, यहां तक सही है। तो बेसिकली वही इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन उसको अच्छे फॉर्म में कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -x
प्लस वाई और -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +2 हो गया। अब देखो फायदा इसका क्या हुआ, फायदा ये हुआ, अब मैं एलिमिनेट कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों कट गए, 2x में से x चला गया, x 2 + 1 3, ठीक है। तो अगर x = 3 है, x की जगह पे 3 रख दो तो y कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा ना तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 + 3 5, तो मैं लिखूंगा y = 5। अब खुद देखो इस बात को, मैंने आंसर इसलिए लाया क्योंकि अब आप खुद रियलाइज करोगे कि मेरा फ्रैक्शन क्या था, x डिवाइडेड बाई वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3, x की जगह पे 3 और डिवाइडेड बाई वाई की जगह 5। अब देखो अगर न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए, 1 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में से एक घटा दिया, तो क्या बन गया, ये 4, ये भी 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ जाता है। अगर न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, लो छोड़ दिया, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दिया जाए, ये ऐड कर दिया, तो 3 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हुआ, 3 डिवाइडेड बाई 6 हाफ, देखो हाफ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंसर चेक भी हो गया, आंसर मैंने चेक भी कर लिया कि भाई मैं 100% श्योर हूं कि यही आंसर है, क्योंकि ये जो मैं आंसर लेके आया हूं x = 3 एंड y = 5, दिस सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन, ये इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी। चाहो तो इन दोनों आंसर को इस इक्वेशन में भी रख लो, x की जगह पे 3 रखो, क्या आ गया -3, y की जगह पे 5, तो 5 - 3 2, देखो 2, x की जगह पे 3 रखा 6, y की जगह पे है 5, 6 - 5 1। ये जो आंसर आया है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और खुद जब भी आंसर आए तो वापस ये देखो कि क्वेश्चन ने क्या बोला था, और क्वेश्चन में उस चीज को रख के देखो, जैसे हमने रखा कि अगर मेरा x डिवाइडेड बाई वाई 3/5 होता है, ये जो मेरा आंसर आया है, तो अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, ओके, डिनोमिनेटर में एक घटा दिया जाए तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, हाँ बात सही है। न्यूमरेटर को छोड़ दिया जाए, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 आ जाता है, ये बात भी सही है। तो मेरा आंसर 100% सही है। इस चीज का करने का इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि एक तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको अंदर से एक खुशी महसूस होगी कि भाई मैंने बिल्कुल सही चीज बनाया है, और इसके बाद आपको कोई बुक पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तुम 100% दावे के साथ कह पाओगे कि मेरा आंसर सही है, क्योंकि तुमने तो बिल्कुल मैच कर लिया ना क्वेश्चन से ही। अब क्या बाकी रह गया पता करने को, ठीक है जी। तो इस तरीके से अप्रोच किया करो, कोई भी क्वेश्चन बनाने के बाद चेक करो, कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा आपको फिर पढ़ाई करने में, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से मैं बना के दिखाऊंगा आपको, सेम जैसा अप्रोच लिया है उसी अप्रोच से बना के दिखाऊंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अप्रोच से सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या अप्रोच है, अप्रोच ये है कि पहले तो शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख लिया जाए और फिर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मान लिया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। सो दिस इज डन। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में 5 year ago, लिख दूंगा मैं नूरी = 3 × सोनू। ये मैं अपने लिए लिख रहा हूं शॉर्टकट, और हाँ आप इस तरीके से एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, गिवन, कि ये बातें दी हुई हैं, ठीक है, ओके। और क्या दिया हुआ है, 10 years later, तो मैं लिखूंगा 10 years later। क्या दिया हुआ है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी = 2 × सोनू, और 2 × सोनू मतलब 2 × सोनू का एज। हाउ ओल्ड, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। अब मुझे नहीं पता हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो ये क्या पूछ रहा है, आज के डेट में नूरी और सोनू का एज क्या है, ये पूछ रहा है ना ये। हाउ ओल्ड, जैसे मैं पूछूंगा हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम आज के डेट में कितना एज है तुम्हारा, यही तो मैं बोल रहा हूं।
तो मुझे नहीं पता है कि नूरी और सोनू का एज क्या है आज के डेट में, तो मैं लिखूंगा लेट एज ऑफ नूरी टुडे, आज के डेट में, इक्वल टू एक्स ईयर्स। मैं मान लेता हूं कि आज ये 20 साल की होगी, 25 साल की होगी, कुछ भी, तो मैंने एक्स मान लिया। लेट एज ऑफ सोनू टुडे इक्वल टू वाई ईयर्स। ठीक है, बस। अब देखो, खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले की बात है कि नूरी का एज 3 गुना था सोनू के एज से। तो एक बात बताओ, अगर आज नूरी का एज है एक्स ईयर, आज मान लो तुम 20 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 20 माइनस 5, 15 साल के। आज अगर तुम 22 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 17 साल के। 22 में से 5 घटा दिया। तो उसी तरीके से आज अगर नूरी एक्स ईयर की है, तो 5 साल पहले कितने ईयर की होगी? एक्स माइनस 5। लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो एज है एक्स माइनस 5, ये 3 गुना है सोनू के एज से। सोनू का एज जो 5 साल पहले रहा होगा, तो आज अगर सोनू का एज वाई है, तो 5 साल पहले वाई माइनस 5। तो जो सोनू का एज 5 साल पहले था, जो नूरी का एज 5 साल पहले था, तो नूरी का एज 3 गुना था सोनू के एज से। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं 10 साल बाद। 10 साल बाद नूरी का एज कितना हो जाएगा? इसको मैं यहां लिख लेता हूं, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। सोनू का एज कितना हो जाएगा? वाई प्लस 10 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि 10 साल बाद जो नूरी का एज है वो 2 गुना है सोनू के एज से, तो 2 इंटू सोनू का एज। अभी मैंने अलग इसलिए लिखा है ताकि अब मैं इस इक्वेशन को थोड़े अच्छे ढंग से कर लूंगा। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। फिर मैं इसको करूंगा एक्स माइनस 3y इक्वल टू, ये 5 इधर चला गया, माइनस 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो इनको मिटा दें, इनको मिटा के यही चीज लिख देते हैं ऊपर में कि ये हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, उसी को मैंने थोड़ा सही ठीक ढंग से कर दिया है, इजी तरीके से कर दिया है। तो एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को भी अच्छे ढंग से कर लेते हैं। देखो, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को इधर लेके गए, 10 को इधर लेके गए, 20 में से 10 चला गया, तो इसको यहां पे लिख दो x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 चला गया 10। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया जाए? कुछ एलिमिनेट हो सकता है, हाँ x वाला हो सकता है, तो यहां पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले इक्वेशन को। तो क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 3y, माइनस 1 इंटू 10, माइनस माइनस प्लस। अब फायदा इसका क्या हुआ कि दोनों को ऐड कर देंगे, ये x कट गया, 3y में से 2y चला गया y, 10 प्लस 10 20। तो देखो y इक्वल टू 20 आ गया। तो अगर y 20 है तो यहां पे 20 रख दो, तो 20 इंटू 3 60, और ये x इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। नहीं समझे? ऐसा है ना, माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 20 60 इक्वल टू 10। एक्स को इधर लेके चले जाओ, x इक्वल टू 60 और इसमें से 10 घट गया 50, तो x इक्वल टू 50। तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 50। अब चाहे तो इस चीज को आजमा करके देख लो। 5 साल पहले, तो पहले लिख लें, एक मिनट को, y इक्वल टू 20, y क्या माना था हमने? सोनू का एज, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 20। x क्या माना था? नूरी का एज, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 50। अब देखो, 5 साल पहले की बात है, नूरी कितने साल की होगी 5 साल पहले? 45।
5 साल पहले सोनू कितने साल का होगा? 15 साल। तो नूरी है ना 3 गुना, देखो 15 3 जा 45, नूरी का एज 3 गुना है सोनू के एज। बात सही है, बिल्कुल सही है। ओके, 10 साल बाद नूरी कितने साल की हो जाएगी? 50 साल की अभी है तो 60 साल की हो जाएगी। 10 साल बाद सोनू कितने का हो जाएगा? 30 साल का। तो देखो नूरी का एज 2 गुना है ना सोनू के एज से 10 साल बाद, 30 दूना 60। तो इस तरीके से बच्चों हम कोई भी क्वेश्चन को, अब मैं इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं 100% सही हूं कि मेरा आंसर, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा आंसर सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों, जो क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल मैं सेम उसी तरीके से फॉलो कर रहा हूं। एक जगह शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। उसके बाद मैं इक्वेशंस बना रहा हूं। बेसिकली शॉर्टकट लिखने के बाद मैं देख रहा हूं क्वेश्चन क्या है, और जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन ने पूछा है, वही मैं मान लेता हूं। मैं मानता हूं कि लेट दीज थिंग्स बी एक्स एंड वाई। सेम यही चीज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मैं लिख लेता हूं सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 9 है। ओके, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो मैं लिखूंगा 9 टाइम्स 9 इंटू नंबर इक्वल टू 2 इंटू नंबर obtained by reversing digit। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिखा है, और एग्जाम में भी ऐसा लिखा जा सकता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। बल्कि टीचर आपको अच्छा ही समझेंगे, आप उनको समझ में आएगा कि जी आप अपनी चीजें समझ समझ के बना रहे हो, दिमाग लगा के बना रहे हो। अब क्वेश्चन ने क्या पूछ दिया? क्वेश्चन ने इसके बाद मुझसे पूछा कि फाइंड द नंबर, नंबर बताओ क्या होगा। तो मुझे पता है कि 2 डिजिट का नंबर है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है ये। तो मैं बोलूंगा कि लेट, अच्छा 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है? 57, 39, 12, ये सब 2 डिजिट ही तो है। एक डिजिट दूसरा डिजिट, एक डिजिट दूसरा डिजिट। तो अगर मैं मान लूं मुझे नहीं पता 2 डिजिट का नंबर क्या है, और मैं कुछ ऐसा मान लूं एक्स वाई, तो मैं बोल रहा हूं कि जो पहले डिजिट इस वाले डिजिट पे जो लिखोगे, जैसे 5 है, इसको हम टेंस डिजिट बोलते हैं, इसको हम वंस डिजिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? ये सब भी समझाना पड़ेगा आप लोगों को। तो जैसे 57 है, इट इज अ 2 डिजिट नंबर, 57 2 डिजिट नंबर है, जिसमें वंस प्लेस पे क्या है? 7। इसको टेंस प्लेस पे बोलते हैं, टेंस प्लेस पे क्या है? 5। तो अगर मुझे कोई 2 डिजिट नंबर दिया ना बच्चों 57, तो इसको पता है कि क्यों बोलते हैं टेंस प्लेस 5 को? क्योंकि 57 को लिखा सकता है 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। इसलिए हम बोलते हैं कि 7 जो है वंस प्लेस पे है, क्योंकि देखो 1 से मल्टीप्लाई किया। 5 टेंस प्लेस पे है क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया। और बात भी सही है, 5 इंटू 10 करो 50 प्लस 7 क्या आ गया? 57 तो आ गया। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, 24, मैं इसको लिख सकता हूं ना 20 इंटू 10, सॉरी 2 इंटू 10, क्योंकि 10 प्लेस पे क्या है? 2, 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 को 4 ही लिख दें बस। देखो 2 इंटू 10 20 प्लस 4 24। सो द पॉइंट इज कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, उसको हम, उससे अगर मुझे नंबर बनाना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं,
10 प्लेस वाला मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 प्लेस वाला ऐड कर दिया। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि मुझे 2 डिजिट का नंबर नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा रहा होगा एक्स वाई। जैसे 57 है, एक्स के जगह पे क्या है 5 है, वाई के जगह पे क्या है 7 है। तो मुझे नहीं पता, फाइंड द नंबर बोला है, तो फाइंड द नंबर की जगह पे लेट 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 डिजिट ऑफ नंबर, डिजिट्स ऑफ नंबर इक्वल टू एक्स एंड वाई। मैंने मान लिया कि इस वाले डिजिट, जो टेंस वाला डिजिट पे एक्स है और वंस वाले डिजिट पे वाई है। अब अगर ऐसा नंबर है, एक्स वाई ऐसे लिखा हुआ है डिजिट वाला प्लेस, इससे मुझे नंबर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। बिल्कुल उसी तरह जैसे 26 था, 26 को 2 और 6 अगर सिर्फ सिर्फ समझें कि टेंस प्लेस पे 2 है और 1 प्लेस पे 6 है, तो इसको अगर नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे 2 इंटू 10 प्लस 6। बात भी सही है, 2 इंटू 10 किया 20 प्लस 6, देखो 26 आ गया। तुम बोलो सर ये साफ साफ दिख तो रहा है 26, आप इसको क्यों इसके चक्कर में पड़े हो कि 2 इंटू 10 करना है प्लस 6 करना है। जब साफ साफ चीजें दिख रही हैं तो क्यों करना है ऐसे। बच्चों आपको यहां पे देख रहा है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम इसको एज ए डिजिट नहीं देख रहे हैं। ये क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई कर ली है मैथमेटिक्स में कि ये मुझे 26 ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि किसी ने आपको ऐसे बोल दिया कि कोई एक नंबर है जिसके 10 प्लेस पे 2 है, 1 प्लेस पे 6 है। 1 प्लेस तो समझ में आ गया ना, 10 प्लेस मतलब ये वाला, 1 प्लेस मतलब ये वाला। एक और नंबर यहां पे होता तो इसको बोलते हैं 100th प्लेस। ठीक है, तो किसी ने आपको बोल दिया कि 10 प्लेस पे 2 है और 1 प्लेस पे 6 है और ऐसे दूर दूर लिखा हुआ है, अब आपको 26 नजर नहीं आ रहा होगा ये, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे हम करीब करीब लिख देते हैं, पास पास में, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तो 26 है। लेकिन अब इस वाले डिजिट से नंबर बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 2 इंटू 10 प्लस 6। ठीक है, और ये इत्तेफाक से 26 बनता है। उसी तरीके से अगर मुझे डिजिट पता हो, जैसे डिजिट पता है एक्स और वाई, देखो क्या माना है हमने, लेट डिजिट्स ऑफ नंबर बी एक्स वाई। तो मुझे इससे नंबर बनाने के लिए मैं करूंगा 10 इंटू एक्स और प्लस वाई। ऐसे ही जैसे 2 इंटू 10 प्लस 6। ओके, तो हमने नंबर बनाना सीख लिया, ये साइड में लिख लेते हैं कि अगर मेरे पास एक्स वाई है और इससे नंबर बनाना है तो मैं लिखूंगा 10x प्लस वाई। तो देखो सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि x और प्लस वाई डिजिट को अगर ऐड कर दिया जाए, सम ऑफ डिजिट मतलब जैसे ये नंबर होता है 12, तो सम ऑफ डिजिट क्या हुआ 1 प्लस 2 3 हुआ सम ऑफ डिजिट। जैसे 57 जो हम एग्जाम या 26 एग्जाम्पल ले रहे थे ना, तो 2 प्लस 6 8 सम ऑफ डिजिट है। तो सम ऑफ डिजिट 9 दिया हुआ मतलब x प्लस वाई 9 दिया हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और क्या बोल रहे देखते हैं, 9 इंटू नंबर, तो 9 इंटू नंबर क्या होगा, अगर एक्स वाई डिजिट है तो नंबर होगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो अब मैंने डिजिट को क्या कर दिया वाई एक्स कर दिया। जैसे कि मान लो 26 था, अब मैंने इसको कर दिया 62, 6 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में। अब इससे नंबर क्या बनेगा 6 इंटू 10 प्लस 2, देखो 60 प्लस 2 62। तो अब अगर वाई एक्स हो गया है तो इससे क्या नंबर बनेगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स, इसकी तरह। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। बट इक्वेशन नंबर 2 को थोड़े ढंग से कर लेते हैं। ये हो गया 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, 90 में से 2 चला गया, 88x इज इक्वल टू
9y को इधर लेके गए 11y, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो 11 8 जा, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, मैंने क्यों काट दिया, ये 11 को आप इधर लेके जाओगे ना, डिवाइड होगा ना फाइनली, तो मैंने शॉर्टकट तरीके से काट दिया इसको, y इक्वल टू 8x। ये देखो ये इक्वेशन नंबर 2 ही है अभी भी, इसी इक्वेशन को मैंने ठीक ढंग से कर दिया है। तो y इक्वल टू 8x आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, y के जगह पे 8x रख दिया, 8x प्लस x कितना x 9x, तो ये हो गया 9x, 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना 1, तो मुझे पता चल गया कि x के जगह पे 1 है। y कितना है 8 इंटू एक्स, तो y के जगह पे 8 है, तो देखो नंबर क्या हो गया 18 हो गया, 18। यही तुम्हारा आंसर है। और चाहो तो चेक करके देख लो, सम ऑफ डिजिट 9 आना चाहिए, 1 प्लस 8 9 आया। 9 इंटू नंबर 9 इंटू 18 करोगे, मतलब 9 इंटू नंबर 9 इंटू 18 किया जाए, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स कर दो डिजिट को, 8 1 करके देखो, 18 इंटू 9 इज इक्वल टू 81 इंटू 2, बराबर है दोनों, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सब कुछ आसान है, सिर्फ आपको लॉजिक के साथ चलते जाना है, कोई भी चीज याद नहीं करनी है, और कोई भी चीज को तब तक नहीं मानना है जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं। मैं कैसे बना पा रहा हूं आपका क्वेश्चन, मैंने थोड़ी आपका क्वेश्चन देखा है पहले, मैंने तो ये स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने लगा दिया। अब मैं कैसे बना पा रहा हूं इस क्वेश्चन को, बिकॉज मुझे पता है कि इस सीक्वेंस में जाने पे क्वेश्चन मेरा बनेगा ही बनेगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप लोग बना लोगे या बनाऊं अभी पूरा क्वेश्चन? चलो कर देते हैं, एटलीस्ट मैं ऐसा करता हूं, मैं इक्वेशन तक पहुंचा देता हूं और फिर आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, 2000 रुपीज उसको विड्रॉ करना था, तो मैंने शॉर्टकट में लिखा मीना, लिख रहा हूं मीना विथड्रॉ कितना 2000 रुपीज विड्रॉ किया उसने, ठीक है। शी आस्क्ड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 नोट्स, 50 एंड 100 नोट्स, ये भी लिख दिया मैंने। मीना गॉट 25 नोट्स, तो टोटल 25 नोट्स मिले उसको, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नोट्स of rupees 50 and rupees 100 she received. So I'll say let notes of rupees 50 equal to x, notes of rupees 100 equal to y। मुझे नहीं पता है तो मैंने मान लिया वही चीज। अब मुझे इतना पता है कि दोनों नोट जितना भी मुझे मिला है या इसको मीना को मिला है, ये दोनों नोट को मिला करके 25 नोट हैं टोटल, तो मैं बोलूंगा कि x जितना भी 50 के नोट मिले, जितने भी 100 के नोट मिले, अगर दोनों नोट को मिला दिया जाए तो वो 25 हैं टोटल। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और क्या बोल रहा है, मीना विड्रॉ 2000, अच्छा अभी जो भी 25 के नोट्स हैं, 25 नोट्स हैं टोटल, वो 2000 रुपए बना रहे हैं। तो सोचो अगर 50 का नोट कितना है x है, तो ये कितना रुपए हुआ, मान लो मैंने तुमको दे दिया 50 के 10 नोट्स, तो कितने रुपए होंगे तुम्हारे पास 500, 500। 50 के 2 नोट दे दिए, कितने हुए 100,
100 रुपये। कैसे निकाल रहे हो? 50 × 2। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि 50 के x नोट हैं तुम्हारे पास, तो कितने रुपए हो गए? 50x प्लस, हाँ प्लस छोड़ दो, अभी बता रहा हूं। 100 रुपीज के y नोट्स हैं, तो कितने नोट हो गए? 100y। मतलब कितने रुपए हो गए? 100y। जैसे 100 के मान लो 10 नोट होते तो कितने रुपए हो जाते? 1000 रुपए। लेकिन ये जो भी रुपए हुए, इस रुपया को और इस रुपया को मिला दिया जाए तो ये टोटल मेरे को 2000 रुपए होने चाहिए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर लो। इस इक्वेशन नंबर 2 को और बेहतर बनाने के लिए 50 कॉमन ले लो यहां पे। तो मैंने 50 को कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। फिर 50 को इधर लेके चले गए डिवाइड करने के लिए, तो 50 हटा देता हूं, ये कट गया, 40 आ गया। सो x प्लस 2y इक्वल टू 40। इसी इक्वेशन नंबर 2 को मैंने बेहतर ढंग से कर दिया, तो मैं इसको भी यही लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद आप एक बार चेक करना कि इन दोनों x और y को मिला के मेरे पास 25 नोट्स हो रहे हैं क्या। और अगर मान लो 50 के नोट, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 5, इसका वैल्यू आ गया 100, तो फिर देखना कि इतने अगर 50 के नोट है मेरे पास, इतने मेरे पास 100 के नोट हैं, तो टोटल क्या 2000 रुपए हो रहे हैं। ये चीज करके देखोगे तभी आपको मजा आएगा बच्चों, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप सॉल्व कर लेना। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। लास्ट क्वेश्चन देखें। A lending library has a fixed charge for the first 3 days। तो मैं लिखूंगा 3 days के लिए फिक्स्ड चार्ज कुछ होगा। और ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, सिंपल, और कोई रीजन नहीं है इसका। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सो आफ्टर 3 days मैं लिखूंगा एडिशनल चार्ज ईच डे, हर दिन के हिसाब से। ठीक है, फिर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो 7 days तक सरिता ने रखा, सरिता, तो इसने 27 पे किया। ओके, सुसी पेड 21 फॉर कितने दिन तक रखा? 5 days। तो सुसी ऐसे लिख दें 5 days तक सुसी ने रखा, SU क्या है, SY। तो इसने कितना पैसे पे किए? 21, ये भी लिख दिया मैंने। अब फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। मुझे नहीं पता, तो जैसे ही नहीं पता मैं करूंगा लेट। मान लेता हूं कि फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹X, मतलब इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा, जो कि 3 दिन तक अगर तुम उस किताब को रखते हो अपने पास, लाइब्रेरी ने तुम्हें दे दिया 3 दिन के लिए, 3 दिन तक रखते हो, तुम्हें कोई पैसा नहीं लगेगा। मतलब वो कोई पैसा नहीं, मतलब फिक्स चार्ज है, ₹X लगेगा। मान लो ये 10 रुपए, तो 10 रुपए लगेगा ही लगेगा। और 3 दिन से जितना भी दिन ज्यादा रखोगे उतना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो लेट फिक्स चार्ज इतना, एंड दूसरा मैं मानता हूं कि चार्ज फॉर
ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू, मान लिया जाए कि रुपीज वाई, वाई पर डे हर दिन के हिसाब से लगेगा। ठीक, अब इक्वेशन बनाया जाए। आफ्टर 3 days, ओके, 7 days तक सरिता ने रखा है और उसको इतना पैसा लगा है चार्ज, तो 7 दिन तक में पहला जो 3 दिन है उसके लिए कितना पैसा लगा होगा, एक्स लगा होगा। तो मैं लिखूंगा पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपया लग गया, प्लस जो आगे के 4 दिन हुए तो हर दिन के हिसाब से वाई रुपया लगेगा। तो एक दिन का वाई, दूसरे दिन का भी वाई रुपया लगा, तो वैसे ही 4 दिन का कितना होगा, 4 × वाई। मान लो एक दिन का 10 रुपया चार्ज लग रहा है, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4 × 10 40। तो इसलिए 4 × वाई, 4 एक्स्ट्रा दिन का इतना लग गया। अभी इसको पता है कि जी ये दोनों को मिला देते हैं तो ये 27 रुपीज लगता है उसको, सरिता को। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 5 दिन के लिए सुशी ने रखा है तो उसको एक्स रुपया तो लगेगा ही 3 दिन के लिए, 2 एक्स्ट्रा दिन का 2y लगेगा, और ये मिला करके 21 होना चाहिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से बच्चों आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद बस छोड़ मत देना, खुद देखना कि अगर फिक्स चार्ज x है, हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज y लगता है, तो 7 दिन तक जब सरिता ने रखा तो क्या उसको 27 रुपीज लगना चाहिए था, या उसको लाइब्रेरियन ने जो है एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लिए, ठग लिया उसको। ठीक है, सो इस तरीके की चीजें आप देखना। ठीक है, वापस से उसको क्वेश्चन को रीचेक करके, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है जी, सो ये मैंने पूरी कोशिश करी बच्चों कि आप लोगों को ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जितना भी मैं समझा सकता था और जिस सीक्वेंस में मुझे बताना था मैंने बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है, ताकि आपको मैक्सिमम चीजें आपको 100% समझ में आए। ठीक है, तो अब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले क्लास से। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़िए, और अगर कहीं पे कुछ डाउट फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं देखूंगा। ऑल राइट, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय, टेक केयर।